देश में यदि एफडीआई आए तो कैसे एफडीआई आना चाहिए, इस पर भी संसद में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। यह हमारी इस सरकार से अपेक्षा है, इस सरकार से हमारी मांग है। अब देखते हैं यह सरकार कितना ध्यान देती है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश की अर्थव्यवस्था को कोई राजनीतिक पार्टी सुधार सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है। यह दावा करने के पीछे हमारा एक बहुत ही सशक्त आधार है। 6 वर्षों तक इस देश में हुकूमत चलाकर हमने दिखाया भी है कि कैसे सरकार चलाई जाती है। यह करके हमने दिखाया। कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि सारा विश्व का भी इकोनॉमिस्ट, विश्व का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि हिंदुस्तान में जैसी यह भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार चल रही है, यदि ऐसे ही चलती रही तो 2020 आते आते यह भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। एक यह भरोसा, एक विश्वास पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति यह पैदा हुआ था। गवर्नेंस कैसी होती है, सरकार कैसे होती है, कैसे सरकार चलाई जाती है, यह करके हमने दिखा दिया। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, दिए जा सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। अब छोटी बात, लेकिन आम व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात, महंगाई है। कौन सी सच्चाई को नकारेगा? क्या आजाद भारत के इतिहास में सचमुच लगातार 6 वर्षों तक महंगाई पर पूरी तरह से काबू रखने में किसी हुकूमत ने सफलता प्राप्त की थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व की बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने यह सफलता प्राप्त की थी। अभी इस सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है और इस सरकार ने अपनी एफिडेविट में यह कहा है 80 से लेकर 2012 तक यानी 32 वर्षों में जितनी नेशनल हाईवेज बनी हैं उनमें से 50% नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो केवल एनडीए के 6 वर्षों के शासनकाल में हुआ है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वयं सरकार ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उसमें इस बात को कहा है। और रोजगार के अवसर का जहां तक सवाल है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यह हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकार का। उस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि 98 से लेकर 2004 के बीच 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए थे, जबकि 2004 से लेकर 2010 तक यानी कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए। देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाती है, कैसे इसे सही दिशा दी जाती है, यह कला यदि सचमुच यदि कांग्रेस पार्टी को यदि सीखनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से सीखना चाहिए। मैं केंद्र सरकार की बात छोड़ दूं, मैं राज्य सरकार के बारे, हमारे गुजरात की सरकार, बस ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार उस चीज को दोहराना भी नहीं चाहता। अरे उसकी साख तो अंतरराष्ट्रीय जगत में बन चुकी है, इसलिए मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में इस समय एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 19%, 19% तक कृषि की विकास दर पहुंच चुकी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में न किसी राज्य की रही है, न कभी इस भारत देश का रहा है, शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जहां पर कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 19% होगी। छत्तीसगढ़ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके माध्यम से 90% लोगों को सस्ते दर पर न्यूट्रिशनल डाइट मिल रही है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, फुल प्रूफ सिस्टम कहीं नहीं है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। यहां तक कि हम ही लोग नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से आए हुए लोग छत्तीसगढ़ के इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सराहना कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, गोवा में हमारी भाजपा की सरकार है। शायद हिंदुस्तान का अकेला राज्य गोवा है जहां पर कि पेट्रोल डीजल से सस्ता मिलता है।
पहले पहले कांग्रेस कहा करती है सरकार चलाने की कला यदि सीखनी है तो कांग्रेस से सीखनी चाहिए। आज मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं सरकार कैसे चलाई जाती है यह सीखना है तो भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा की सरकारें ही बतला सकती हैं कैसे सरकार चलती। लेकिन मित्रों, इस समय चुनाव नजदीक आ गया है। अब तरह तरह की जादूगरी कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। अब उस जादूगरी के चकमे में लोग न आए, उससे उनकी आंखें चौधियाने न पाए, इसकी चिंता हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को करनी होगी। क्योंकि अभी देखा हाल में गरीबी के सवाल पर मैं सचमुच जिस प्रकार की बयानबाजी हुई है, मैंने कहा यह तो हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी के साथ एक क्रूर मजाक है। एक सज्जन कांग्रेस के कहते हैं कि साहब 12 रुपये में एक थाली खाना भोजन ये मिल जाता है मुंबई में और एक आदमी का पेट भर सकता है। दूसरा सोचता है कि मैं क्यों पीछे रहूं। उसने कहा 12 रुपये नहीं जी, 5 रुपये में भर जाता है। तो तीसरे ने कहा कि मैं क्यों पीछे। उसने कहा 5 रुपये कहां, 1 रुपये में पेट भर जाता है गरीब का। क्या हो गया है? माने गरीबी की एक नई परिभाषा दी जा रही है। क्या हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी के साथ यह क्रूर मजाक नहीं है? कल तो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था, मैंने कहा सरकार से, मैंने कहा गरीबों की गरीबी के साथ क्रूर मजाक मत करो। आप केवल आंकड़ों के माध्यम से हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं यह भी देश की जनता को बताने की कोशिश मत करो। प्लानिंग कमीशन हो अथवा भिन्न भिन्न संस्थाएं कैसे आंकड़े तैयार करती हैं हम सब अच्छी तरह जानते हैं। गरीबों की गरीबी को देखना है तो आंकड़ों में मत देखो, बल्कि गरीबों की आंखों में गरीबी के दर्द को देखो। आंकड़ों में गरीबी नहीं देखनी चाहिए, एहसास तभी होगा। पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया, तरह तरह की बयानबाजी। सुरक्षा के मामले में भी यदि देखें, चाहे वो माओवाद हो चाहे तो आतंकवाद हो, इन संकटों के प्रति हुकूमत को जितना गंभीर होना चाहिए, यह गवर्नमेंट उतना ही लापरवाही दिखा रही है। बटाला हाउस का जो इनकाउंटर हुआ उसमें आतंकवादी मारे गए, सरकार की देख रेख में हुआ, गृह मंत्री के सुपरविजन में सब कुछ हुआ। फिर भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि साहब यह तो फेक इनकाउंटर था। और एक विदेश मंत्री जी ने तो यहां तक बढ़ के आगे कह दिया कि साहब जब वो इनकाउंटर की खबर हमारी अध्यक्ष को मिली तो उनकी आंखों से आंसू चलने लगे। और अभी हाल में ही बटाला हाउस इनकाउंटर का केस जिस अदालत में चल रहा है, बहनों भाइयों, अदालत ने कहा कि वो फेक इनकाउंटर नहीं था बल्कि वह इनकाउंटर पूरी तरह से सही था। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं इसका जवाब क्या है? जनता का ध्यान, जनता से जुड़ी हुई जो अहम समस्याएं हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह की बातें भी लोगों के द्वारा की जा रही हैं। आपने सुना एक नेता ने तो कह दिया कि साहब यह जो इंडियन मुजाहिदीन यहां पर पैदा हुआ है, 2002 में जो गुजरात का दंगा हुआ, गुजरात के दंगे के बाद इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ। मैंने कहा इंडियन मुजाहिदीन का जन्म कुंडली और हारोस्कोप यदि किसी को देखना हो तो उस कांग्रेस के नेता से मिल ले, कांग्रेस पार्टी कार्यालय चला जाए। क्या उसके पहले इंडियन मुजाहिदीन था ही नहीं? अरे इस नाम से नहीं रहा होगा, दूसरे नाम से रहा होगा। क्या हिंदुस्तान का वो एक पहला दंगा था? क्या उसके पहले आजाद भारत में दंगे नहीं हुए थे? एक असर तो मैंने इसके बाद भी कहा था कि भारत की राजनीति में इसमें सेकुलराइटिस की बीमारी हो गई है। जैसे इंसेफेलाइटिस की होती है बड़ी खतरनाक बीमारी, वैसे ही सेकुलराइटिस की बीमारी हो गई है। केवल अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस प्रकार के सारे मुद्दों पर चाहेगी कि बहस हो। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, इस पर बहस चले।
अरे भारत सेकुलर था, भारत सेकुलर है और भारत सेकुलर रहेगा, इस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान थियोक्रेटिक स्टेट हो सकता है, दुनिया के अन्य देश थियोक्रेटिक स्टेट हो सकते हैं, लेकिन भारत एक सेकुलर स्टेट था, है और रहेगा। यहां की जीवन शैली में पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म यह रचा हुआ है, बसा हुआ है, हमसे कोई अलग नहीं हो सकता है। अरे हमारे तो सचमुच रग रग में यह पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म इस सीमा तक बसा हुआ है कि चींटी भी पैर से दबती है तो मुंह से उफ की आवाज निकलती है। काले सर्प के काट लेने के बाद, जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करता है, तो भारतवासी करता है। हम तो वृक्ष की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, हम तो पत्थर की भी पूजा करते हैं, उसमें भी हम भगवान को देखते हैं। कण-कण में हमने शिव को देखा है, कण-कण में हमने शंकर को देखा है। तो भारत की ये तो परंपरा है। हम जाति, पंथ, मजहब इस आधार पर भेदभाव करने वाला देश कभी नहीं थे, न हैं और न कभी रहेंगे। इस्लाम के मैं समझता हूं कि जितने भी प्रमुख पंथ सारे दुनिया में पाए जाते हैं, जितने भी सेक्ट पाए जाते हैं, विश्व के किसी देश में इस्लाम के भी सारे सेक्ट के लोग यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे, दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। क्रिश्चियंस में भी जितने सेक्ट होते हैं, जितने पंथ होते हैं, सारे सेक्ट, सारे पंथों के लोग यदि दुनिया के किसी एक देश में मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे। भारत यदि सेकुलर न होता तो मैं समझता हूं कि आज दुनिया किसी देश में नहीं है। कोई बतलाए, मैं तो ये विषय रखना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग बताएं क्या है ऐसा, मैं उसके प्रमाण दूंगा। तो सचमुच ये पंथ निरपेक्षता तो हमारे रग रग में रची हुई है, बसी हुई है, लेकिन केवल नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश इस हुकूमत के द्वारा की जा रही है। इन सब सारी चीजों को हमें समझना होगा। और मित्रों, आप सबको अब केवल मीटिंग बैठक से ही काम नहीं चलेगा, जिस्म का पसीना बहाना पड़ेगा, जिस्म का पसीना बहाना पड़ेगा। यदि परिवर्तन चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, और विशेष रूप से जो मल्टी लेयर्ड एक इफेक्टिव जो आपका ट्रेड का नेटवर्क है, व्यापार का एक बहुस्तरीय जो आपका ये रिटेल ट्रेड का एक जो नेटवर्क है, इसको चाहते हैं यदि आपकी वह ठीक तरीके से चले तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको जिस्म का पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आप जहां के भी रहने वाले हैं, वहां पर जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं निभाइए। घर घर तक आपका यह संदेश पहुंचना चाहिए। इसके लिए जो भी सिस्टम बनाना हो, जो भी मैकेनिज्म बनाना हो, वो आप तैयार करिए, तभी जाकर हमको सफलता प्राप्त हो सकती है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वैसे दुनिया के दूसरे देशों में भी अभी चर्चा होने लगी है कि अगली सरकार वहां भाजपा की आ रही है। आपको जानकर खुशी होगी, सारे हमारे प्रवासी जितने भारतीय हैं ना, सब ये मानकर चल रहे हैं कि वहां पर आएगी सरकार। लेकिन वो मान लिए तो इसका मतलब हम भी मानकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अधिक परिश्रम हम सबको करने की जरूरत है। सरकार बनेगी और भारत को हम महान भारत बनाएंगे, और ऐसा महान भारत जो केवल धनवान ही नहीं होगा, बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। ऐसे महान भारत का निर्माण करेंगे। और सचमुच पारंपरिक जिनका समर्थन, जिनका सहयोग बराबर भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक मिलता चला आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, वो हमारा व्यापार से जगत से जुड़ा हुआ भाई है। बराबर प्रारंभ से ही इसका समर्थन मिलता रहा। बस आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें, यही आप सबसे अपील करते हुए और इस कार्य समिति की सफलता हेतु शुभकामना देते हुए
अपना निवेदन समाप्त करता हूं।